स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे यूपी के सियासी दंगल की। योगी सरकार को लगातार दूसरे दिन एक बार फिर झटका लगा। दारा सिंह चौहान जो उनकी काबीना मंत्री हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे दिन दारा सिंह चौहान। तो चलिए ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। किसी राज्य में ऐसा ना हुआ हो ये कहना बहुत मुश्किल है। चुनावी सीजन में इसी तरह की रंगत दिखाई देती है, लेकिन हम कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि चुनाव किस तरह का रंग ढाल देगा। इन रिजाइन करने की वजह से आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे लिस्टें जारी होंगी उसी के साथ साथ ये रंग और बदलता दिखाई देगा। कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल भी इस मानसिकता के साथ तैयार रहते होंगे कि कुछ लोग दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन एक टेम्पो तैयार हो जाता है कि उनका दामन वो छोड़ के जा रहा है, उनका दामन ये छोड़ के जा रहा है, उनका दामन ये छोड़ के जा रहा है। फिलहाल साख बचाने की जो चुनौती है वो बीजेपी के सामने है। सत्ता में बीजेपी है। यूं तो हर राजनीतिक दल के सामने चुनौती है कि सत्ता की कुर्सी पे 2022 में कौन काबिज होगा, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती इस वजह से है कि बीजेपी पूरी तरह से ताकत के साथ राम मंदिर के बाद के मुद्दे के वक्त भी जो बहुमत नहीं मिला था वो बीजेपी को 2017 में मिला। तो चले केसी जैन साहब इस वक्त हमारे साथ भाजपा से हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ संजय यादव साहब है, राजेश तिवारी जी कांग्रेस से हैं, वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। केसी जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी नमस्कार। चुनौती आप लोगों के सामने सरकार में वापसी करने की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आपका जो चलती फिरती भाषा में तो लोग कहते हैं कि एक विकेट और गिरा, लेकिन आपके एक और साथी ने आपका दामन छोड़ दिया। देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव का दौर है और ऐसे में ये पहली बार नहीं हो रहा है। तमाम सारे राजनीतिक दलों के लोग आते हैं जाते हैं। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया, और इसके पहले भी आप देखिए कि तमाम सारे एमएलसी, यहाँ तक कि चाहे बुक्कल नवाब रहे हों या समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में रहे, वो चाहे वाजपेयी जी रहे हों, अशोक वाजपेयी जी रहे हों, या अभी आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर जी रहे हों, या इसी तरीके से बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे, पूर्व सांसद रहे, विधायक रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे। कई सारे एमएलसी तो वर्तमान में होते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे करके, आप सरोजिनी अग्रवाल हो, बुक्कल नवाब हो और भी कई सारे, तो ये लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये जरूर है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि भाई भारतीय जनता पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही थी, दलितों की सुनवाई नहीं हो रही थी। अरे सुनवाई जब नहीं हो रही थी तो उन्हें कम से कम इस राजनीतिक शुचिता को ध्यान में रखते हुए, जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता नहीं लगाई थी, जब मंत्री विधायकों के हाथ में चीजें होती थी, जब तक उनके हाथ में एक दिन पहले फैसला लेने की शक्ति रही, तब तक कम से कम उन्होंने पार्टी को छोड़ा होता। जब आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारी शक्तियां आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव आयोग के हाथ में चली जाती हैं, ऐसे में पार्टी छोड़ना और ये कहना कि यहाँ पर दलितों का, पिछड़ों का अपमान हो रहा था इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो ये सारी चीजें सबके सामने आ गई, जनता के सामने आ गई। एक तरफ उनकी बेटी जो है, जो संघमित्रा मौर्य जी हैं, बनाए हुए सांसद हैं, वो कह रही मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी, और उनके बेटे और वो कह रहे नहीं हम तो दूसरी पार्टियों में जाएंगे। अभी ये भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। कई सारे टीवी चैनलों पे अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया तो कहा मैं अभी स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं पूछूंगा, बात करूंगा, तब मैं बताऊंगा, कार्यकर्ताओं से अपने बात करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से अन्य पार्टियों में परिवारवाद के दम पर एक ही परिवार के 5-5, 6-6 लोगों को एमएलए एमएलसी का टिकट मिल जाता है, तो बाकी हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 403-400 सीटों पे जो हम लोग एमएलए का चुनाव लड़ाते उतने तो लड़ा सकते हैं। चलिए केसी जैन साहब वापस आऊंगा आपके पास। केसी जैन साहब, हमारे बेटे को भी टिकट दे दो, बेटी को भी दे दो। ठीक है जैन साहब वापस आ रहा हूँ, जैन साहब वापस आ रहा हूँ, जैन साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास में, आपके पास वापस लौट रहा हूं मैं एक बार। चलिए अपडेट से आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पे, नरेश सैनी जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने दामन कांग्रेस का छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये मैंने कहा कि इसी तरह से एक सिलसिला चलता रहेगा और कौन कहां जाएगा, कौन कहां जाएगा, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार।
कांग्रेस वर्षों तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है, जो कहें तो एक सबसे लंबा शासनकाल का अगर दौर है तो कांग्रेस का है। लेकिन अभी कांग्रेस सीटें अगर पीछे के मुकाबले की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल। फिलहाल ये कहा जाता है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है वहां पे। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए मैं राजेश जी के पास में लौटूंगा, वो हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। संजय यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, झटका बीजेपी को नहीं, झटका आपको भी लग रहा है, और आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि परिवारवाद में सब कुछ भुला बैठे हैं। धन्यवाद। हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। संजय यादव जी कंटिन्यू करिए आप। जी धन्यवाद आपका। हेलो, देखिए जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने 5 साल के जो कार्यकाल रहा, अपने कार्यों को उन्होंने नहीं किया, और 5 साल में उन्होंने दलित पिछड़ों का अपमान किया। कहीं न कहीं अनुवादी सोच को जो उन्होंने 5 साल में दर्शाया, आज उसका नतीजा है कि सभी जितने भी बैकवर्ड दलित और ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी की जो समान विचारधारा है उस विचारधारा को अपनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी सरकार और सबके हक हिस्सेदारी की जो बात हुई है, जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं, सारे लोगों को जो हक अधिकार की बात आई है। आपने देखा जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने 3 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा दिया, और उसी समय उन्होंने बता दिया था कि हम लोगों के साथ कहीं न कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जहां पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। आपने भर्तियों के सवाल पर देखा जिस तरीके से पिछड़ों का हक मारा गया। नीट की परीक्षाओं में आपने देखा जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का हक मारा गया। तो आज कहीं न कहीं संविधान को खतरे में डाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को लाभ देने का काम किया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जो दलित और पिछड़ा समाज है वो कहीं न कहीं एकजुट होता हुआ दिख रहा है, और आज इसकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि जिसको हम हिंदू बना के ले आए थे, जिसको हमने हिंदू की बात किया था, आज वह समाज अपने हक की बात कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो नौकरी की बात कर रहा है, वो व्यापार की बात कर रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में गरीबों, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, उनके पास अगर अखिलेश जी ने जो लैपटॉप दिया था उससे तो बच्चे कुछ पढ़ पाए। और अभी आपको हम बता दें कि जो चुनावी टैबलेट आदरणीय योगी जी ने देने का काम किया है वो तो कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को मिल भी नहीं पाया। आपको क्या लगता है जिन लोगों को घुटन आती है वही पार्टी छोड़ के जाते हैं? देखिए, जिसको घुटन आती नहीं, हक अधिकार जिसको नहीं मिलता है वो लोग दल और पार्टी 5 साल में जिसको हक अधिकार नहीं मिला, आज उनको ये मौका मिला है। आपके पार्टी से भी छोड़ के जा रहे हैं, आपके पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं दूसरे दलों में। हमारी पार्टी कोई सत्ता में थोड़ी थी कि हमारी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पार्टी से वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनको लग रहा है कि उधर से जो लोग आ रहे हैं उनके स्थान को खाली भर सकते हैं। तो चलिए मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। राजेश तिवारी जी आप अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा मत छेड़िए क्योंकि आप लोग आप स्क्रीन से आउट हो रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है कि कांग्रेस पे यह आरोप लग रहा है कि केवल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चुनाव लड़ रही है। देखिए, पहली बात तो एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप चाहे जाओगे, आरोप तो भाजपा पे भी बहुत से लग रहे हैं। हमारी पार्टी अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, हमारी पार्टी जनहित के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रही है। जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुई, आप लगातार देख रहे होंगे योगी सरकार ने जहां जहां अत्याचार किया, चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, पूरे प्रदेश में हमारा संगठन, आप जान लीजिए, हमने हर बूथ पे अपना संगठन तैयार किया है। 20 से 35 लाख सक्रिय पदाधिकारी हमने पिछले 3-4 महीनों में बनाए हैं। और आप देख लीजिएगा डार्क हॉर्स पार्टी आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा। अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा वाले चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो इनका 80-20 बोलेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि 5 साल इन्होंने विकास का कोई काम तो किया नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है, सोचने की बात है
जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कल उन्होंने पार्टी छोड़ी, आज भाजपा वालों उनके खिलाफ एफआईआर जो पहले हुआ था उसको वारंट दिया गया। कांग्रेस पार्टी योगी के अत्याचार के खिलाफ, इनके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के खिलाफ, जो यहाँ विकास नहीं हुए, रोजगार पाने के लिए, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी ने जितनी सक्रियता से बिना किसी राजनीतिक गुणा भाग के, हमारे नेता राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि हमारी लड़ाई कभी प्रत्यक्ष सत्ता की लड़ाई नहीं होती, हमारी लड़ाई सेवा की होती है, सत्याग्रह की होती है, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन हमारा तैयार हो गया है। और अभी आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस एक मेजर पार्टी बन के उभरेगी। ये जो आंकड़े हैं इनके, आदम गोंडवी का शेर जो है इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, सब बातें किताबी हैं। तो भाजपा के लोग ये जान ले, डूबती नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता। स्वामी प्रसाद गए हैं, दारा सिंह गए हैं, बहुत से एमएलए जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आदरणीय योगी जी पूरे 5 साल में ये तय कर नहीं पाए कि वो अभी गोरखपुर का मठ चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं। तो मठ और सरकार में अंतर योगी जी नहीं कर पाए। मठाधीश की समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तिवारी साहब आपको। मैं जी अरुण मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान पे कर रहे हैं, और आना जाना मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, हर राज्य में यही होता है। और मैं तो कहूंगा कि अभी लिस्टें जारी होने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या क्या हलचल मस्ती है। लेकिन बात होती है कि दल बदल की, जब कोई आता है तो लगता है कि उसके पाप धुल गए, वापस से गंगा स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन जाता है तो कहा जाता है कि उनका यही असर होना था। और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को 7 साल पुराने एक मामले में नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की। योगेन जी आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक सवाल है, मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा आज के परिदृश्य पे कि दर बदर इन सियासी खाना बदोशों का कोई घर नहीं होता। दीन, ईमान, नैतिकता, ये सब कुछ सत्ता और कुर्सी की चाह में हमेशा खूंटी पर होता है, और जनता से कभी कोई ऐसे निर्णयों का कोई सरोकार नहीं होता। ये दरबदर खाना बदोश राजनीतिक खाना बदोश है, और ये हर दल में है, और हर दल में सत्ता की चाह में, कुर्सी की चाह में, समय की राह में, समय आने पर वो करते हैं। आज किसी भी दल को आप देखिए तो जो दूसरे दल से उनके यहाँ आ रहा है वो बेहतरीन इंसान हो गया है, लेकिन शायद उनके दल से आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले सगे चचा भतीजे की जो स्थिति बनी थी, आज उनको 6 सीटें दी जा रही है, उस पे वो अपने दल के बारे में नहीं बोलेंगे। भाजपा से कितने लोग आए उसके पर विषय बोलेंगे। इसी तरह भाजपा के लोग सपा से किसने क्या किया उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन उनके अपने दल में वो अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, इस पर टिप्पणियां नहीं करेंगे। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो वो अपने पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है। देखना यह होगा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कि वह अपनी स्थिति क्या दहाई के आंकड़े से आगे कितना बढ़ा पाती है। जिस तरीके से निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने यहाँ पर काफी मेहनत की है, काफी दौरे भी किए हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में वो जनता के सामने संघर्ष के रूप में सामने आई। इसी तरह हर दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, हर दलों के अपनी अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा है। विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का लेखा जोखा है, तो सत्ता पक्ष अपने विकास की बात करती है। लेकिन अगर यथार्थ के धरातल की कड़वी सच्चाई, जो जमीनी सच्चाई ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जो अभी फिलहाल वो बियाबन में आ रही है, बीच में कुछ समय ब्राह्मण जागृत सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जरूर किया हुआ था, लेकिन अभी उनकी स्थितियां दूसरी हैं। सारा सब कुछ सत्ता समीकरण का गणित है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जिताऊ उम्मीदवार को देंगे, वोट के जातिगत समीकरण कितना किसके बैठते हैं उस पर देंगे, और इस बात पर देंगे कि कौन कहां से एक रात पहले बदल जाए। जो आपको कल उधर नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है कि वहां का पिछड़ों का मसीहा है या सवर्णों का उग्र हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वो आपको बदला हुआ नजर आए। तो अभी देखते जाइए योगेन जी कि इस जो राजनीतिक चाशनी है ना, ये सत्ता की चाशनी है, सत्ता की जो लोलुपता है, इसका कौन कौन सा दृश्य आपको राजनीतिक दलों की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से नजर आएगा। लेकिन एक बात तय है, इस तरह के निर्णयों का जनता से कोई सरोकार नहीं है, किसी भी दल के और किसी भी नेता का नहीं। जी योगेन। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जिताऊ
होना चाहिए कैंडिडेट, दागी हो या बागी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, टिकट उसे ही दिया जाता है, क्योंकि नंबर देखे जाते हैं जब आप सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं कि आपके पास में जीत करके कितने लोग आए हैं। जनता चुनती है, जनता उस पर मुहर लगाती है। आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते, बेशक आप चर्चाएं कर सकते हैं कि ये दागी है या बागी है, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करती है अपने विवेक के साथ में, और संविधान उन्हें ये मूल अधिकार दिया हुआ है, तो ऐसे में सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन खैर चलिए, ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से कुछ हमें नए रंग भी दिखाई देंगे। अभी बहुत जल्दी है। अभी तो एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा पहले से था, कांग्रेस के साथ ही इसकी चर्चा कर रहे थे। हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले रखा था, उन्होंने स्टे ले रखा था। और क्या हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने साथ में निर्देश दिया था कि आपको स्टे जरूर दिया जा रहा है, लेकिन आप लोअर कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। लोअर कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए न्यायालय ने उनके खिलाफ चलिए जी जैन साहब मैं रोकना चाहूंगा। योगेश जी, मैं अम्बेडकर पत्रिका वाला वो मामला था जिसमें धार्मिक न्याय को लेकर के था, और ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, तो वो मामला सबसे बिल्कुल नहीं 2014 का मामला है। चुनाव धार्मिक स्वरूप में भी बदलने का प्रयास किया जाएगा, सांप्रदायिक दृष्टिकोण न्यायालय को और अन्य भी हर एक दल अपने दावे विकास करेंगे। रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, मैं रोकना चाहूंगा सर। राजेश जी समय की कमी है, राजेश जी समय की कमी है, राजेश तिवारी साहब समय का कम पूरे भारत देश में। जैन साहब सॉरी, मैं समय का मैं रोकना चाहूंगा नहीं है। तो चलिए चर्चाएं इस तरह से चलती रहेगी, माहौल ऐसे ही गर्माता रहेगा। यही चुनावी महोत्सव कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।